तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 109 के बारे में। और जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था, त्यान वाई त्यान ग्रुप वाला आर्क खत्म हो चुका होता है और मैनेजर किम हांशु लोगों से बात कर रहे होते हैं कि वो दोबारा से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी गैंगस्टर्स नहीं। और हम देखते हैं कोरिया का एक सीन। कोरिया की एक सिटी में लोगों का दिन बिल्कुल एकदम नॉर्मल चल रहा होता है। लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, गाड़ियों की आवाजें आ रही होती हैं और जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे जो स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं वहाँ पे न्यूज आ रही होती है। उस न्यूज में बोला जा रहा होता है, आज की ताजा खबर, शियोल के गोरो इलाके में आज दिन को 2 बजे कुछ लोगों ने एक महिला की चाकू मार मार के हत्या कर दी। अगर हम रिपोर्टर्स की माने तो वो हत्यारे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में भी शामिल थे। धीरे धीरे करके कोरिया में गैंगस्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से यहाँ का क्राइम रेट भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि इस वक्त तक कोरिया में हर जगह गैंगस्टर्स हो चुके होते हैं, जिन्हें कानून और नियमों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। और इसीलिए ये जो एरा होता है इसको कहा जाता है जिस एरा में किसी को भी न्याय ना मिले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी रात हो चुकी होती है और साथ में लगातार बारिश भी हो रही होती है। और इस बारिश भरी रात में एक औरत भागते हुए जा रही होती है। ये औरत काफी ज्यादा डर रखी होती है और बुरी तरह से हांफते हुए भाग रही होती है। इसको देख के हम साफ बता सकते हैं कि ये औरत किसी से डर के भाग रही होगी। और भागते भागते ये औरत अपने मन में बोल रही होती है, आखिर कैसे, आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई और ये औरत किस बारे में बात कर रही है, ये किससे भाग रही है, ये जानने के लिए हमें एक पास्ट का सीन देखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पे ये औरत एक घर के बाहर खड़ी होती है और जो ये घर होता है काफी ज्यादा आलीशान लग रहा होता है। इस घर को देख के ये औरत खुद से बोल रही होती है, वो इस घर को देख के ऐसा लगता है जो लोग यहाँ पे रहते होंगे वो काफी ज्यादा अमीर होंगे। ये औरत घर की डोरबेल बजाती है और अंदर से आवाज आती है, बाहर कौन है? ये औरत कहती है, हेलो, मैं हाउस कीपिंग एजेंसी से आई हूँ, आपको यहाँ पे एक हाउस कीपर की जरूरत थी, है ना? अंदर से आवाज आती है, हाँ प्लीज आप अंदर आ जाइए। वैसे माफ करना, ये आवाज अंदर से नहीं आ रही होती, जो बाहर पे डिवाइस लगा होता है उससे आ रही होती है। तो खैर ये औरत अभी घर के अंदर एंटर कर जाती है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है। चलते चलते इस औरत को इस घर में काफी सारी मूर्तियां दिखती हैं जो काफी ज्यादा महंगी लग रही होती हैं और यहाँ पे और भी काफी ज्यादा महंगे महंगे सामान होते हैं। ये औरत बस चुपचाप से चल रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, वो जरा इन मूर्तियों को तो देखो, आखिर इस घर में कौन रहता होगा। लेकिन इतने में ही इस औरत के सामने एक लौंडा आ जाता है जिसने सिर्फ अभी एक निक्कर पहना होता है और उसकी पूरी बॉडी में टैटूज होते हैं। साथ ही साथ में ये बंदा भी काफी ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा होता है और इस औरत के सामने बेशर्मों की तरह खड़ा होता है और कहता है, तुम यहाँ पे साफ सफाई के काम के लिए आई हो, है ना? औरत कहती है, हाँ आपने सही कहा। ये लौंडा एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम इस वाले रूम से साफ सफाई करना स्टार्ट कर सकती हो, साथ ही में जब मुझे लिविंग रूम और प्राइवेट रूम में साफ सफाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और हाँ आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए ये सब कुछ करने के लिए। ये लौंडा इस औरत से काफी डिसेंट तरीके से बात कर रहा होता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही होती। और अपनी बात खत्म करके ये लौंडा यहाँ से जाने लगता है और इसको जाता देख औरत अपने मन में बोल रही होती है, क्या ये एक गैंगस्टर है? इसकी पूरी की पूरी बॉडी में टैटूज बने हैं। नहीं, मुझे इसके लुक्स को देख के डरना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी बुरा हुआ तो मैं यहाँ से सीधा बाहर भाग जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये औरत यहाँ पे काम करती है, ये लौंडा इससे अच्छे से बातें करता है और इस औरत को इसके काम करने के पैसे भी दे देता है। ये औरत लगातार इधर काम करने के लिए आती है और इस औरत को एहसास होता है कि जैसा ये इस लड़के के बारे में सोच रही थी ये लड़का वैसा नहीं है। इसलिए औरत अपने मन में बोल रही होती है, काफी हैरानी वाली बात है, ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ में ये काफी वेल मैनर्ड बंदा लग रहा है। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि ये काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए क्या करता है, लेकिन इसका लाइफ स्टाइल देख के ऐसा लगता है कि इसको बोनसेस काफी ज्यादा मिलते होंगे। तो खैर इसके बाद ये औरत अपने घर आ जाती है जहाँ पे इसकी बेटी आराम से बैठ के चिकन खा रही होती है और कहती है, वाह ये चिकन सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। मिसेस मेजर, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों वहाँ पे ऐसे खड़ी हो? ये औरत अपनी बेटी के सामने बैठती है और कहती है, क्या मिस मेजर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वैसे तुम्हें पता है जिस घर में मैं साफ सफाई का काम करती हूँ वहाँ पे जो लड़का रहता है जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा अच्छा है, साथ ही साथ में वो टिप्स देने में भी हिचकिचाता नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए हमें कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। सच में जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा था वो एक गैंगस्टर है। वैसे वो अपने घर में हर बार नई नई लड़कियों को बुलाता रहता है और अपने दोस्तों को बुलाता रहता है, लेकिन मुझे लगता है अमीर लोगों के लिए ये आम बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक चीज है जिससे मुझे थोड़ी दिक्कत होती है और वो चीज होती है जो वहाँ का कूड़ा कबाड़ा होता है। अगर वो नॉर्मल
कूड़ा कबाड़ा होता तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो कूड़ा कबाड़ा थोड़ा सा अडल्ट टाइप का होता है, जो कि किसी गुब्बारे की तरह होता है और कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को ऐसे गुब्बारे खेलने के लिए नहीं देना चाहेगा। ये औरत अपनी बेटी को इस बारे में भी बताने वाली होती है, लेकिन वो नहीं बताती। ये औरत अपने मन में बोल रही होती है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए, जितने ज्यादा लंबे समय तक हो सके मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, साथ ही साथ में इस घर का मालिक मुझे साफ सफाई करने के अच्छे खासे पैसे देता है, इसलिए मैं इस घर में लंबे से लंबे समय तक काम करना चाहती हूँ। और इस वक्त तक ये औरत वापस से इस घर में आ चुकी होती है काम करने के लिए, लेकिन इस घर में इस वक्त कुछ और ही चल रहा होता है। हम देखते हैं एक लड़की के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो अधमरी हालत में बेड में पड़ी हुई होती है, और ऑब्वियसली इसकी ऐसी हालत उसी लौंडे ने करी होती है जो इस घर का मालिक होता है। ये लौंडा इस लड़की के ऊपर बैठा हुआ होता है और कहता है, गधी कहीं की, तू किसी भी काम की नहीं है, तू बिल्कुल बेकार है, तुझे फालतू में अपना मुंह ऐसे नहीं चलाना चाहिए। तुझे आइडिया भी है वो चैट रूम किस चीज के लिए था? हाँ, तेरे साथ मेरा जो भी चल रहा था अब वो खत्म हो चुका है, अब तू मर जा। और ये कहते हुए ये लौंडा इस लड़की का गला घोट रहा होता है, यानी कि इसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और जो औरत यहाँ पे काम करने के लिए आती है वो सब कुछ ये देख रही होती है, बट डर के मारे इस औरत के हाथ में जो झाड़ू जैसी चीज होती है वो जमीन में गिर जाती है, और ऑब्वियसली इसके गिरने की आवाज तो आई होगी, इसलिए जो गैंगस्टर लौंडा होता है वो कमरे से बाहर आता है और इस औरत को देख लेता है। लौंडा औरत को बहुत ही सीरियस तरीके से कहता है, आखिर तुम ये सब कुछ कितनी देर से यहाँ पे देख रही हो? मैंने कहा तुम यहाँ पे कितनी देर से खड़ी हो? लेकिन आंटी की हालत खराब हो चुकी होती है और आंटी यहाँ से डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगती है, और ये लौंडा इस औरत का पीछा करने की कोशिश भी नहीं करता। ये लौंडा तिरछी नजर से उस लड़की को देख रहा होता है जो बेड में पड़ी हुई होती है, और वो लड़की अभी बेड में पड़े पड़े कराहते हुए बोल रही होती है, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लौंडा कहता है, तो तू अब भी जिंदा है? तो ठीक है, दोबारा मार देते हैं। और इस वक्त तक ये औरत घर से बाहर तक पहुंच चुकी होती है और सड़क में भाग रही होती है, और ये वही वाला सीन होता है जो हमने इस चैप्टर के शुरुआत में देखा था। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका होता है और साथ में बारिश भी हो रही होती है, और ये औरत भागते हुए अपने मन में बोल रही होती है, आखिर हालात ऐसे कैसे हो गए, बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई, आखिर मैंने खुद को किस परेशानी में डाल दिया है। इतने में ही इस औरत के सामने से एक वैन गुजरती है, और इस वैन में वही गैंगस्टर्स लोग होते हैं जो इस औरत को ढूंढ रहे होते हैं। वैन के अंदर ये गैंगस्टर्स लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या वो औरत भाग गई? क्या उसने मर्डर होते हुए देखा था? और आखिर चाकू का क्या उसने चाकू मारते हुए भी देखा था? अरे यार क्या परेशानी है, सीईओ ने क्या कहा है इस बारे में? अभी के लिए तो गैंगस्टर्स ने इस औरत को नहीं देखा होता, इसलिए ये औरत अपने मन में बोल रही होती है डर के मारे, मैं इस वक्त काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, ये सच में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है, मुझे जल्दी से पुलिस को कॉल करके ये सब कुछ बताना होगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो लड़के वहाँ रूम के अंदर ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं, क्या पुलिस को बताना सही रहेगा? और इस औरत ने अभी कॉल मिला दिया होता है, बट साथ ही साथ में इस औरत को इस बात का भी डर होता है कि अगर इस औरत ने पुलिस को बता दिया तो ये गैंगस्टर इस औरत का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ये औरत कॉल मिला के किसी से बात करती, इतने में ही इस औरत के पीछे एक हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है जो कि सीधा इस औरत का मुंह पकड़ता है, और इसके बाद बारिश में इस औरत को घसीटता हुआ ले जाता है एक वैन के अंदर। जब इस औरत को घसीट के लाया जा रहा होता है, जो वैन के अंदर पहले से बंदे बैठे होते हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं, वो आ गया, उसने उसे पकड़ लिया, यो हाउसकीपर, क्या तो हमारे बारे में पुलिस को बताने वाली थी? औरत काफी ज्यादा डर चुकी होती है और रोते हुए बोल रही होती है, प्लीज मुझे जान से मत मारना, प्लीज मेरे ऊपर दया करो, मुझे छोड़ दो। और जिस लौंडे ने औरत के बाल पकड़ रखे होते हैं वो कहता है, सीधे सीधे सवाल का जवाब दे, क्या तू हमारे बारे में पुलिस को बताने वाली थी? अभी इस औरत को धक्का देके वैन के अंदर फेंक दिया होता है, और ये औरत बोल रही होती है, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बता रही थी। पीछे से लौंडा कहता है, अच्छा ज्यादा सियाणी बन रही है, तुझे मैंने कॉल मिलाते हुए देखा था। इसके बाद जो वैन के अंदर एक चश्मे वाला बंदा बैठा होता है वो औरत को कहता है, बिल्कुल सच्चाई से बता, क्या तू पुलिस को बताने वाली थी? औरत डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाती, और सामने वाला बंदा औरत के बगल वाली सीट में लात मार के कहता है, जवाब दे, मुंह बंद क्यों है तेरा? औरत बेचारी डरते हुए कहती है, सच में नहीं, मैं सच में पुलिस को नहीं बता रही थी, मैंने वहाँ कमरे के अंदर वो ड्रग्स देखे थे और मैं इस सारे के सारे मामले में नहीं पड़ना चाहती थी। चश्मिश कहता है, अच्छा तो तू कॉल किसको मिला रही थी बे? औरत कहती है, वो कॉल तो मैं बस किसी जानने वाले को मिला रही थी। बंदा कहता है, क्या जानने वाले को कॉल मिला रही थी? हाँ। औरत कहती है, हाँ जिसको कॉल मिलाई थी वो उससे मेरी हल्की फुल्की जान पहचान है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम को आई होती है एक मिस कॉल, यानी कि इस औरत ने कॉल मिलाई थी मैनेजर किम को, बट ये औरत मैनेजर किम को जानती कैसे है ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं थोड़े से समय पहले का सीन, जहाँ पे ये औरत और मैनेजर किम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और असल में ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। मैनेजर किम इस औरत को कहते हैं, माफ करना मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा हूँ
लेकिन ये मेरी पहली ब्लाइंड डेट है। औरत कहती है हाँ ये मेरी भी पहली ही है। मैनेजर किम कहते हैं मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी बार बार मुझे ऐसा करने के लिए कहती रहती है। वो मुझे बार बार बोलती रहती है कि मैं दोबारा से शादी कब करूंगा। औरत कहती है क्या सच में? मेरी बेटी भी मुझे बार बार यही बात बोलती रहती है। और जब मैंने उसको इस ब्लाइंड डेट के बारे में बताया तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। मैनेजर किम कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। औरत कहती है हाँ तो मुझे लगता है हमें इस मीटिंग को भी यहीं पे खत्म करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों ही यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। और अगर फ्रैंकली आपसे कहूँ तो मुझे ये सारी की सारी चीजें कंफर्टेबल नहीं लगती। और मैनेजर किम भी अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। औरत भी कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका समय बर्बाद करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैनेजर किम एक स्माइल के साथ कहते हैं अरे नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे तो आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि आपकी भी मेरी ही तरह एक बेटी है। मैं ईश्वर पे यकीन रखता हूँ और मुझे लगता है जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी एक वजह होती है। इसलिए प्लीज मुझे अलाउ करिए कि मैं आपको अपना नंबर दे सकूं। आपको जब कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो। और इसीलिए उस औरत ने कॉल मिलाई थी मैनेजर किम को। और हम देखते हैं जिस वक्त मैनेजर किम के फोन पे वो मिस कॉल आई थी, दरअसल उस समय भी मैनेजर किम कुछ गैंगस्टर्स की तोड़ रहे होते हैं। मैनेजर किम ने काफी सारे गैंगस्टर्स को मार के जमीन में बिछा रखा होता है और उनमें से एक बंदा फटी हुई हालत में मैनेजर किम को कहता है बुड्ढे हरामजादे, आखिर तुझे कैसे पता चला कि हम लोग कौन हैं? और तुझे कैसे पता चला कि हम लोगों को कहाँ ढूंढना है? आखिर तू है क्या? आखिर तू है कौन? और ये लौंडा भागता हुआ मैनेजर किम के पीछे से जाता है चाकू लेके मैनेजर किम को मारने के लिए। और मैनेजर किम बोल रहे होते हैं तुझे क्या लगता है मैं कोई ऑफिस में काम करने वाला इंसान हूँ? और जैसे ये लौंडा मैनेजर किम के करीब पहुंचता है तो मैनेजर किम जेट कुंडो फाइटिंग स्टाइल में इसके काफी सारे रैपट मार के इसको वाइब्रेशन मोड में ला देते हैं और इसको लात मार के जमीन में गिरा देते हैं। इस लौंडे की हालत पहले से ही खराब थी और अब और ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और मैनेजर किम कहते हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मेरी पोजीशन है मैनेजर और तूने मुझसे कहा कि मैं क्या हूँ, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। तू मेरा नाम जानना चाहता है, मुझे वो भी नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन अभी के लिए लोग मुझे कहते हैं मैनेजर किम। मैं हूँ मैनेजर किम जो भी काम करता है बेकोहाम में। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज आगे कौन सा लफड़ा मैनेजर किम का इंतजार कर रहा है ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।